हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ठीक है जी। मतलब अगर आप किसी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का, सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो उससे रेजिस्टेंस जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। मतलब जैसे कंडक्टर की बात करते हैं, अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करूँ, ठीक है, उसको हीट दूँ, उसका टेम्परेचर राइज कर दूँ, तो उससे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो वेरिएशन का मतलब हो गया चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस का चेंज होना किसकी वजह से, टेम्परेचर से, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर है। इसको जब मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख सकते हैं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। ठीक है जी। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये जो पॉइंट लगाया, मतलब यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वहाँ पे आ जाता पॉजिटिव चार्ज, है ना। एटम अब एऑन बन चुका है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड करेगा या फिर एटम के साथ कोलाइड करेगा, तो क्या होगा, कोलिजन की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड घटेगी। क्यों? क्योंकि आगे वो किसी आयन या एटम्स या इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा, तो जिससे कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो बस यही स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है पूरी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एयॉन्स इन अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस होता किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं और साथ में जो बीच में एयॉन्स होते हैं, या फिर हमारे पास कोई एटम होगा, उसके साथ जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इस एयॉन की भी एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी, तो ये वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन से क्या होगा, इनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अब जो कोलिजन है मोर फ्रीक्वेंट, ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए जैसे ही टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे तो जो वाइब्रेशन है लैटिस के अंदर, मतलब जो अरेंजमेंट होगा कंडक्टर के अंदर एटम्स का, लैटिस जो होगा उसके अंदर वाइब्रेशंस आएंगी। जिस वाइब्रेशन से जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होगा आयन्स का, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का, उसके अंदर वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये वाइब्रेट करेगा। अब जब ये वाइब्रेट अप डाउन वाइब्रेट करेगा तो पीछे जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब उसके सामने, मतलब उसके साथ ज़्यादा अब हिट होने के चांसेस हो जाएंगे, मतलब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। फिर से ज़्यादा कोलिजन होंगी तो क्या होगा, कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स और आयन की भी बढ़ जाएंगी। जब कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाना। ज़्यादा कोलिजन का मतलब होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होना, कम कोलिजन का मतलब होता है रेजिस्टेंस कम हो जाना। ठीक है। तो ये जो ऑपोजिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने में दिक्कत आ रही है, ये ऑपोजिशन हो रहा है, वो इंक्रीज कर जाएगा अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होता है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। उसका रेजिस्टेंस आप डिक्रीज भी कर सकते हो। टेम्परेचर कंडक्टर का अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो कंडक्टर के केस में, यहाँ लिखता हूं मैं थोड़ा सा, देखो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है। ठीक है। देखो अब थोड़ा मैथमेटिकल वर्क करेंगे इस पे। ये तो हो गया थ्योरेटिकली, हम समझ चुके हैं इससे पहले भी, इससे पहले लेक्चर में भी। देखिए मान लो स्टार्टिंग से कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था T1 टेम्परेचर पे, वो कितना था, R1। लेट्स सपोज अभी ये कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर है मेरे पास T1। ठीक है। T1 टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस कितना है अभी, R1। कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। माइक्रो ओम्स में भी हो सकता है। लेट अस सपोज मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। जब इसका टेम्परेचर राइज करता है, लेट अस सपोज T2,
तो अब इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी मैंने। R1 ले लो टेम्परेचर T1 पे। जब टेम्परेचर T1 था तो उस टाइम रेजिस्टेंस कितना कंडक्टर का? R1। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने कंडक्टर को हीट दी। जैसे आप हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा ना, तो R2 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ये टेम्परेचर ज़्यादा वाला है, ये टेम्परेचर कम है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर आपने बढ़ाया मतलब T2 टेम्परेचर, पहले वाला टेम्परेचर उससे कम है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। यहाँ से सिंपल सी बात है, अगर T2 लार्ज है तो R2 भी तो लार्ज ही होगा। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस कितना बढ़ा। मान लो जब टेम्परेचर T1 था तो इसका रेजिस्टेंस R1 मतलब 2 ओम था। तो जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया अब इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, लेट अस सपोज 5 ओम हो गया। तो अब कितना बढ़ा? 2 से 5 चला गया तो 3 ओम तो इंक्रीज किया ना टेम्परेचर। तो ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो हमेशा लार्जर रेजिस्टेंस में से जो स्मॉलर रेजिस्टेंस होगा उसको माइनस करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब मुझे पता चल चुका है हीट करने से रेजिस्टेंस बढ़ा। कितना बढ़ा? R2 माइनस R1, जो भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है R2 माइनस R1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 के। मतलब अरे अगर स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऑलरेडी 10 है, तो अब आपको हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका रेजिस्टेंस 10 से ज़्यादा हो, 15 जाए, 20 तक जाए। ठीक है ना? तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे? R1 पे भी। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। दूसरा, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे भी। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया। ठीक है ना? जितना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ये रेजिस्टेंस का चेंज भी ज्यादा आएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मेरे पास दो रिलेशन आ गए, एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। अगर इन दोनों को मैं आपस में मर्ज करूं, कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 सेम लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन सेम लिखा। यहाँ आएगा R1 इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर क्या लगा सकते हैं हम? कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? अल्फा। अल्फा मैंने क्या लगाया यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी इसका भी डेफिनेशन हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, अब इसी इक्वेशन में से अगर मैं R1 को उठाकर पार भेज दूं तो ये माइनस R1 पार जाके हो जाएगा प्लस R1। अब मेरे पास R2 का वैल्यू कितना आ गया? R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1। मैं यहाँ से R1 कॉमन भी ले सकता हूँ, आप ले सकते हो आगे इसको। अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी काफ़ी है। हम इसको R2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से R1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस पता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, मैंने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर मुझे वो भी पता है, मुझे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं बता सकता हूँ हीट प्रोवाइड करने के बाद उस कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस होगा। तो ये फार्मूले से मैं R2 का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कि हीट प्रोवाइड करने के बाद कितना रेजिस्टेंस होगा, वो इस फार्मूले से मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो होगी हमारी एक इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस अल्फा का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो, इसी इक्वेशन में से मैं अल्फा निकाल लेता हूँ। यहाँ से देखो, इस वाली इक्वेशन से तो R2 माइनस R1 सेम है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, R इंटू T2 माइनस T1 ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे अल्फा का वैल्यू मिल गया, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू मिल गया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके बराबर आया मेरा? चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्या? चेंज इन रेजिस्टेंस। रेशो निकाल रहा हूँ मैं, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये देखो ये वाला आ गया मेरा रेजिस्टेंस, कौन सा? इनिशियल वाला। तो ये क्या आ गया? चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको रीड कैसे करना है? अब इसी स्टेटमेंट को मैं, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूँगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ऑफ रेजिस्टेंस का, वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना बढ़ा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था।
ठीक है, ये आ गया मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो अब करेंगे इसका एसआई यूनिट, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है। देखो अब एसआई यूनिट की तरफ देखते चलते हैं। एसआई यूनिट देखो, अब इसका एसआई यूनिट कैलकुलेट करेंगे कहां से, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। देखो ये है R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 जो T2 माइनस T1, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है। अगर ये चेंज इन रेजिस्टेंस है तो उसके यूनिट तो भाई ओम ही होंगे, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस ही होगा ना, तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे, ओम। R1 ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, तो इसके भी क्या होंगे यूनिट, ओम। ये है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर ही तो होता है, तो उसे हम क्या किस में लिखेंगे, केल्विन में, ठीक है जी। ओम ओम कट हो गया, तो अल्फा के जो एसआई यूनिट बने केल्विन ऊपर जाएगा, पर केल्विन, ठीक है जी, पर केल्विन, इसको पर केल्विन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसको थोड़ा हम कंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर सेमी कंडक्टर्स के लिए भी इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखिए फॉर कंडक्टर्स, देखिए कंडक्टर्स के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब बाद वाला रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। इसका मतलब R2 ग्रेटर होगा R1 से, ठीक है। कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा बाद वाला रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगा। अगर R2 ग्रेटर हुआ R1 से तो ये जो अल्फा का वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगा। कैसे, ये वैल्यू R2 माइनस R1, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे नेचुरली ऊपर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। डिनोमिनेटर में R1 इंटू T2 माइनस T1, इसको भी डिवाइड करोगे पॉजिटिव क्वांटिटी को जिस मर्जी से डिवाइड करो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा ना। तो कंडक्टर्स के लिए R2 ग्रेटर होता है R1 से, इसलिए जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है जी। ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। अब हम लेते हैं फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, दोनों ले लो। देखो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। अब यहां पे उल्टा होता है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। लेकिन कंडक्टर्स के केस में क्या है, अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो रेजिस्टेंस भी राइज करता है, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, R2 लेस देन हो जाएगा R1 से। अगर R2 R1 से कम है, इस फार्मूले में जाओ, पहला नंबर कम है, दूसरा नंबर क्या, लार्ज, मतलब दूसरे वाली वैल्यू लार्जर है। तो स्मॉलर में से जब भी लार्जर को माइनस करते हैं तो आंसर तो नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब जो अल्फा होगा वो होगा हमारा नेगेटिव। तो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा क्या हो जाता है, नेगेटिव, और कंडक्टर्स के लिए जो अल्फा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव।